हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आइडिया दिया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं। उसमें कैथोड है, एनोड है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। मींस कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में हम दो इलेक्ट्रोड को सस्पेंड करते हैं, टांगते हैं, तो क्या होता है, जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ चला जाता है और एनायन जो है वो एनोड की तरफ चला जाता है। और जो भी आयन है वो क्या होते हैं, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं या गैसियस फॉर्म में वो इवेपोरेट हो जाते हैं। अब कितना अमाउंट डिपॉजिट या इवेपोरेट हो रहा है ये कैसे पता चले, यानी जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो उस समय इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं वो कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है और कितनी करंट फ्लो कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए दो लॉज दिए गए फेराडेज के द्वारा। फेराडेज उनको बोलते हैं हम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहला लॉ आता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। अगर माना हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ये कोई भी मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड सस्पेंड करें, एक को पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, एक को नेगेटिव बना दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाला, कैटायन है और एनायन है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे हम, कैटायन जाएंगे कैथोड पे और एनायन जाएंगे एनोड पे, तो कितना करंट मैंने यहाँ पास करा और कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, उसको पता लगाने के लिए सिंपल सा रूल दिया गया। फर्स्ट लॉ था कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिसॉल्व, यानी कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है या घुल जा रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ करंट पास्ड, यानी W प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास, कि जो जितना सब्सटेंस डिसॉल्व या डिपॉजिट होगा वो जितना चार्ज हमने भेजा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, तो W इक्वल्स टू क्या आ गया, ZQ, जहाँ Z इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हमने रख दिया W इक्वल्स टू ZIT। अब ये IT कहाँ से आया, Q होता है I इंटू टी, जो चार्ज होता है हमारा, ये कितना करंट पास करी और कितने टाइम तक पास करी, ये होता है Q इक्वल्स टू IT। तो हमने यहाँ Q की जगह क्या डाल दिया, IT, तो W इक्वल्स टू क्या आ गया, ZIT। अब जो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू होती है E अपॉन F। F क्या है, फेराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। कैसे आती है बताएंगे अभी, ठीक है। तो अब Z की जगह मैं क्या डाल दूंगा, E अपॉन F, डाल दिया मैंने यहाँ पे E अपॉन F, तो ये हो गया EIT अपॉन F, और F की वैल्यू रख दी हमने 96500 कूलम्स। तो वी गेट W इक्वल्स टू EIT अपॉन 96500 कूलम्स। तो ये हमारा गया। अब इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मेनली न्यूमेरिकल फर्स्ट लॉ पर आते हैं, सेकंड लॉ तो इतना खास है नहीं, इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, ठीक है। तब भी देखिए क्या न्यूमेरिकल्स हैं, देखते हैं जरा। जैसे पहला न्यूमेरिकल है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कब, व्हेन करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 आवर, यानी कि जब हम 5 एम्पियर की करंट को 1 आवर तक पास करेंगे, कहां पर, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो गिवन है अमाउंट, ये एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज दिस। तो इसके दो मेथड्स हैं, पहले मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ कि क्या क्या है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर, तो W इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, डिपॉजिटेड व्हेन करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड, तो I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 आवर, तो T इज इक्वल्स टू हो गया 1 आवर। लेकिन यहाँ पर जो T चाहिए होता है, टाइम रखते हैं हम सेकेंड्स में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, ये हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड्स। और ये हो गया ना, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज दिस, देखते हैं इसकी नीड क्या है। तो अब W गिवन है, I गिवन है, T गिवन है, W है, W निकालना है हमको, तो हमको पता है फॉर्मूला कि W इज इक्वल्स टू EIT अपॉन 96500। अब हम हमारे पास I भी है और T भी है, लेकिन E नहीं है। E क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक। ये कैसे निकालते हैं, यहाँ कौन है, आयन है, कौन, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर कैसे डिपॉजिट हो रहा होगा कि Cu+2, ये चेंज हो रहा होगा
Cu में, तो इसने निकाल दिया 2 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी आयन जब वो डिपॉजिट होता है तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है E ऑफ Cu, ये कितना हो जाएगा, उसका एटॉमिक वेट, ठीक है, अपॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलेशन में कंज्यूम हो रहे हैं, यही यूज है। तो कितना जाएगा m/2। m कितना दिया आपको इसने कॉपर का, 63.5/2, वो यहाँ रख दो आ गया। तो E क्या हो गया, 63.5/2, है ना। करंट I कितना है, 60 × 60। टाइम कितना है, ये हो गया ना, सॉरी, करंट कितनी है, एम्पियर 5, और T है 60 × 60। क्लियर हो गया। और ये क्या है, 96500। इसको सॉल्व करके आप निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसका निकाल लेंगे, वेट डिपॉजिट कैलकुलेट कर निकाल लेंगे कितना आ गया। अब देखिए वो जो यूनिटरी मेथड है, एक मेथड और होता है जो सीधे निकालते हैं, वो बाद में, पहले आप इसको अच्छे से कर लेंगे तब आएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, हाउ, एक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। इससे पहले एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, माना M+1, ये कन्वर्ट हो रहा है M में, तो कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं उतने ही हमको चार्ज होता है, उतने ही फैराडे चाहिए होता है चार्ज हमारे पास। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 फैराडे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 फैराडे। तो इन जनरल अगर ये n इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कितने फैराडे लगेंगे, n फैराडे। लेकिन कब, जब 1 मोल कोई भी आयन या सब्सटेंस डिपॉजिट या डिसॉल्व हो रहा होगा, यानी किसी भी आयन के 1 मोल के डिसोल्यूशन या डिपोजिशन में जो फैराडे यूज होगा वो कितना यूज होगा, n फैराडे, अगर उस आयन पे चार्ज कितना है, ठीक है। समझिए जरा, देखते हैं हम, कह रहा है वो, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। ये जो रिडक्शन हो रहा है इसमें कितना चार्ज यूज होगा। पहला क्या है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम +3 to Al। तो आपको करना क्या है कि Al+3 से Al के डिपोजिशन में कितना चार्ज चाहिए। तो देखा +3 है तो +3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लगे 1 मोल के लिए, तो कितना आ जाएगा, 3 फैराडे। हो गया। कूलम्स में चाहिए तो =3 × 96500 कूलम्स, क्योंकि 1 फैराडे क्या होता है, 96500 कूलम्स होता है। दूसरा कह रहा है वो 1 मोल ऑफ MnO4-1 से Mn+2 में। तो एक तरीका तो यह है कि आप उसकी इक्वेशन बैलेंस करके निकाल लो। जैसा मैं आपको बताता हूँ, क्या कह रहा है वो, MnO4-1 से क्या बनाना है, Mn+2। तो इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दो। आप बेसिक में भी कर सकते हैं, आपने एसिडिक में कर दिया। कितने O है, 4, तो यहाँ कर देंगे पहले 4H2O। O कितने होगा, H कितने हो गया, वो बैलेंस होगा, लेकिन H कितने होगा, 8। तो H बैलेंस करने के लिए हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं H आयंस, तो 8H+। क्लियर। अब इसके बाद बैलेंस करना है चार्ज। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐड या सेपरेट करते हैं। इसका एक सिंपल तरीका क्या है, X मान लिया, ठीक है। तो कितना है, -1। अब ये 1 है लेकिन इसका कितना है, 8, तो +8, अब तो कुछ नहीं है, इक्वल्स टू, बस यहाँ कितना है, +2 चार्ज। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x + 7 = +2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x = -5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 इलेक्ट्रॉन कर दोगे, या यहाँ पे क्या कर दोगे, +5। तो बात देखिए, +5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी माइनस है ना, जो भी साइन आता है वो यहीं करते हैं, तो आ जाएगा -5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको तो इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट का पता करना था, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आए। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, n = हो गया 5। तो भाई कितने होगा यहाँ पे फैराडेज, कितना चार्ज रहेगा, Q = 5 × F। आ गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, सिंपल तरीका है। या सीधे इसका ऑक्सीडेशन निकालना है तो भी आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं यहाँ MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूँ, क्या निकल के आएगा, H+ इसका 1 का 2 होता है माइनस के,
इंटू 4 इक्वल्स टू -1, तो x माइनस 8 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल टू कितना आ गया +7। तो यहाँ तो mn का कितना है +7 है और यहाँ कितना है 2, तो चेंज कितना हुआ 7 से 2 5 का चेंज हुआ, तब भी बात हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर हो गया? तो ये दूसरे में कितना हो गया 5 फेराडेज आ गया। तीसरा कह रहा है वो 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन से 1 मोल ऑफ एनोलीन। ये मैं एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ कि इन्हीं पे क्वेश्चंस भी आते हैं, इन्हीं एग्जांपल्स पे कि इतने ग्राम नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस करेंगे इतने चार्ज से, तो बस आपको इक्वेशन पता चल जाए। तो कह रहा है वो 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, इससे बनाना है हमको C6H5NH2। बैलेंस कर लो, देखिए ये C6H5 यहाँ बैलेंस है, इसको छूना नहीं है। अब O कितने यहाँ पे 2 और यहाँ कितना है 1 भी नहीं, तो O बैलेंस किससे करते हैं हम H2O से, ट्वाइस ऑफ H2O। अब H बैलेंस करना है कहते हैं 2 to 4 और 2 6, क्योंकि ये तो बैलेंस है हमारे पास 2 to 4 to 6, यहाँ कितना है 1 भी नहीं है, तो यहाँ कर देंगे हम +6H आए, क्योंकि H बैलेंस करते हैं हार्डवेयर आयन से। अब क्या होगा चार्ज बैलेंस करना है, तो X यहाँ कितना हो गया +6 1 into 6 इक्वल्स कितना है कुछ नहीं है 0, तो X इक्वल्स टू आ गया -6, तो यहाँ लिख देंगे हम -6 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है कितना 6 है, तो 1 मोल के लिए जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 6 फेराडेज आ गया। क्लियर है? तो इस टाइप से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है, चलिए ये अब आप घर से अपने आप से करिएगा, इसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या हुआ सिंपल फेराडेज फर्स्ट लॉ। अब उसको और आप करिएगा, अभी बताते हैं। हाँ, तो अब ये था कि 20 ग्राम्स ऑफ Ca फ्रॉम CaCl2, तो इसको डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा ना। तो देखते हैं कि CaCl2 से ये बनना है ना, तो CaCl2 में कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है Ca+2, इससे बनना है Ca, कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके 1 मोल के डिपोजिशन के लिए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि 2 फेराडे लग रहे हैं। कितने फेराडे लग रहे हैं 2 फेराडे। क्लियर? 1 मोल का मीनिंग कितना हुआ 40 ग्राम्स, यानी 40 ग्राम्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए कितने फेराडे लग रहे हैं 2 फेराडे। अब आपसे कितना पूछ रहा है वो 20 ग्राम्स के लिए, तो जब 40 ग्राम्स के लिए कितने हैं 2 फेराडे हैं, उसी 20 ग्राम्स के लिए कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 1 फेराडे। क्लियर हो गया? तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सीधे आप फॉर्मूला लगा लें। क्लियर हो गया भाई? कैल्शियम आयन से कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, तो Ca+2 से Ca में 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो 1 मोल के लिए 2 फेराडे, लेकिन यहाँ उसने मोल ना देके आपको वेट दे रखा है, तो 1 मोल का वेट कितना हुआ, कैल्शियम का वेट होता है 40 ग्राम्स, तो 40 ग्राम्स के लिए 2 फेराडे, इसलिए 20 ग्राम्स के लिए 1 फेराडे। क्लियर? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यूनिटरी मेथड से हो जाते हैं, लेकिन पहले आप न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है उससे करेंगे। तो ये तो क्या था फेराडेज फर्स्ट लॉ। अब आता है फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और सिंपल सा है, आपने 2 इलेक्ट्रोलाइट के अलग अलग सोल्यूशन ले लिए और दोनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज से फायदा होता है दोनों में सेम करंट जाती है, तो अगर मैं 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में सेम करंट पास करूँ, ठीक है ना, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या डिसॉल्व होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के। यानी व्हेन या जो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड और डिपॉजिटेड, ये किसके इक्वल होगा, उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के। तो अब 2 है माना, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसके लिए सब्सटेंस के लिए W1 प्रोपोर्शनल टू E1। क्लियर हो गया? तो दूसरे के लिए कितना जाएगा W1, या इसको मैं और कर देता हूँ W2 प्रोपोर्शनल टू E2। अब क्या होगा W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू हो जाएगा E1 अपॉन E2। क्लियर हो गया? क्योंकि जो कांस्टेंट आएगा वो सेम हुआ, कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं W क्या था हमारे पास, W इक्वल्स टू था ZQ। ठीक है, अब यहाँ
करंट सेम है, यानी जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सेम है, तो यहाँ W1 कितना हो जाएगा, W1 की जगह मैं क्या रख दूंगा Z1Q, Z1Q, और W2 की जगह क्या रख दूंगा मैं Z2Q इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इसीलिए क्या आ जाएगा E1 अपॉन E2, ये Q से Q कट गया, Z1 अपॉन Z2। क्लियर, ये फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। और देखिए वो Z की वैल्यू कैसे आई थी, सो ये क्या हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा Z, सिंपल है ना, ये आ रहा है, तो कॉन्स्टेंट रिमूव करूंगा मैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो E इज इक्वल टू आ गया एफ जेड, इसीलिए क्या हो जाएगा Z इक्वल्स टू E अपॉन एफ। वो जो बताया था E अपॉन 96500 होता है Z, वो इस फॉर्मूले से है, और ये फॉर्मूला ऐसे है। क्लियर, तो ये क्या हो गया आपका फैराडेज सेकंड लॉ। क्या बताया कि अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में सेम चार्ज पास कराया जाता है तो क्या होता है, उसमें जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट या डिसॉल्व होता है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए, W1 proportional to E1 and W2 proportional to E2, डिवाइड कर दिया, W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। तो अब W क्या होता है ZQ, लेकिन करंट सेम है तो W1 क्या हो जाएगा Z1Q और W2 हो जाएगा Z2Q। E1 अपॉन E2 एज इट इज रहा, Q से Q कट गया, तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। इट मीन्स कि E प्रोपोर्शनल टू Z, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो F कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या हुआ F, तो E इज इक्वल्स टू FZ, तो Z इक्वल्स टू क्या आ गया E अपॉन F। क्लियर, इतने न्यूमेरिकल्स आप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं या तो इसी के न्यूमेरिकल्स पे बनाऊंगा, ठीक है, अगर आपको आपकी क्वेरीज आती है तो, नहीं है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। क्लियर, थैंक यू।